फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मान लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त बात कर रहे हैं अपने एक तीसरे दोस्त एबीसी के बारे में। तो ये जो तीसरा दोस्त एबीसी है, मान लीजिए आप इसके लिए कहते हैं कि ये जो एबीसी है इसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। कई बार आम भाषा में हम लोग इस तरह के वाक्यों का उपयोग करते हैं कि उसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड का क्या मतलब है। तो देखिए, जनरली तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप एबीसी से बात करते हैं तो वो आपसे सही से बात नहीं करता है, या फिर उसका जो बिहेवियर है आपके प्रति वो उतना ज्यादा फ्रेंडली, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी के लिए आप इस बात को रिफर कर रहे हैं कि उसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप एथिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड शब्द की परिभाषा क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये आपके अंदर कहां से आता है। यानी कि देखिए, एटीट्यूड एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं है, एटीट्यूड सभी के अंदर है। लेकिन किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, किसी का एटीट्यूड निगेटिव होता है। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर जन्म कैसे लेता है, किस तरह से बनता है, इन सभी चीजों की आपको जानकारी होना चाहिए एथिक्स के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब देखिए, ये क्योंकि एथिक्स का पेपर है तो यहाँ पर कुछ कोट्स वगैरह को याद कर लेना अच्छा होगा। और ये जो कोट्स हैं हमको हमारी जो लाइफ है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो देखिए, क्या कहा जा रहा है, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो फिर आप दौड़िए, और अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो फिर आप वॉक करिए, चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो क्रॉल करिए, जैसे कि एक टॉर्टोइस क्रॉल करता है उस तरह से आप क्रॉल करिए। लेकिन आप जो कुछ भी करिए आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग। इस बात को कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। इसको आप याद रखिए, जहां पर भी आपको इस तरह का ऐसे मिले या एथिक्स में जब भी कोई एटीट्यूड वगैरह की बात आए तो वहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि चाहे हम जितनी भी बुरी कंडीशन में हैं हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब देखिए, आते हैं एटीट्यूड के टॉपिक के ऊपर कि एटीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एटीट्यूड होता क्या है। तो देखिए, हम लोग किसी भी जो टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट ऑब्जेक्ट से मतलब है कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति। तो इस तरह से जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग कुछ मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक जो देश है वहां पे आर्थिक संकट आया हुआ है, जो देश की आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है इसका मूल्यांकन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करने लगेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो सोच सकता है कि अब ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति इसको ऐसे भी देख सकता है कि यहाँ पर कुछ नए जो आर्थिक अवसर हैं हो सकता है वो खुल जाएं। यानी कि एक व्यक्ति जहां पे एकदम निराशा में हो सकता है, वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है वो आशान्वित हो सकता है। अब देखिए, जो सिचुएशन है वो एक्चुअल में दोनों के लिए एक जैसी है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा आशा है उसके लिए भी वही सिचुएशन है, जिसके लिए निराशा है उसके लिए भी वही सिचुएशन है। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो नजरिया है वो अलग अलग है। और इसके पीछे कारण क्या है, देखिए, एक तो हम लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हो सकता है जो निराशावादी व्यक्ति है उसके पास सभी इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल हो जिसमें उसको कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो आशावादी है उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पे उसको जो भविष्य है वो काफी उज्जवल दिख रहा है। इसके साथ ही देखिए, फिर यह भी होता है कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, हमारी जिस तरह से परवरिश हुई है, जिस तरह के समाज में हम लोग रहे हैं, जो हमारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये सभी चीजें इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम किसी सिचुएशन को किस तरह से देखेंगे। जैसे कि जो आर्थिक संकट है, अगर इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डर गए हैं, यानी कि अगर आपके अंदर जो फियर की भावना है वो ट्रिगर हो गई है, तो ऐसे में आपको सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे अगर आप बहुत ज्यादा साहसी व्यक्ति हैं, आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, तो ऐसे में यहां पर आप निश्चित रूप से कुछ संभावनाओं को खोज लेंगे। यानी कि दोनों व्यक्तियों के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद भी ये इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह से देख पाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो इनकी भावनाएं हैं वो अलग अलग है। तो यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में हमारा मूल्यांकन, हम किस तरह से किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, इसी से हमारा एटीट्यूड बनता है। तो देखिए, इस तरह से एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो गई। एटीट्यूड इज सब्जेक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमारा जो बाहर की देखिए दुनिया है वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि
कोविड 19 की महामारी आई। तो ये कोविड 19 की महामारी सभी के लिए एक जैसी है, सभी को प्रभावित करेगी। लेकिन इस महामारी के प्रति हमारा इवैल्यूएशन क्या होगा, हम इस महामारी को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हो सकता है एक व्यक्ति इससे बहुत ज्यादा डर जाए, वहीं पे जो दूसरे व्यक्ति का एटीट्यूड है वो कुछ सकारात्मक हो, और जो तीसरा व्यक्ति है उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा सकारात्मक हो। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आउटसाइड वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, यानी कि जैसे कोविड 19 की परिस्थिति हो गई या कुछ भी इस तरह की चीज हो गई, उसको जो अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, इसी को हम कहते हैं उनका एटीट्यूड। इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत ही एक अच्छा है कि आधा भरा हुआ ग्लास। अब आधे भरे हुए ग्लास को कुछ लोग सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, कुछ लोग नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा भरा है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है। तो ये क्या है, उनका एटीट्यूड है। फिर देखिए इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हो सकता है जनसंख्या का। तो मान लीजिए एक देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जो ये ज्यादा जनसंख्या है, एक लीडर हो सकता है इसको देखेगा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, यानी कि ये जो जनसंख्या है इसको मानव संसाधन के रूप में यूज किया जा सकता है, इससे देश का आर्थिक विकास हो सकता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति, दूसरा लीडर जो है, इस जनसंख्या को एक समस्या के रूप में देख सकता है। तो यानी कि देखिए कंडीशन तो जनसंख्या की ही है, लेकिन अलग अलग जो लीडर है उनका ये जो कह लीजिए कंडीशन है, इस कंडीशन के प्रति एटीट्यूड अलग अलग है। देखिए जो एटीट्यूड है आपका वो एक्सट्रीम पे भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये एक बीच का रास्ता लेता है। तो देखिए एक्सट्रीम क्या होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, आर्थिक विकास किया जा रहा है, तो इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो एक तो देखिए चरम दृष्टिकोण हो सकता है कि इस तरह का जो आर्थिक विकास है उसको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, ये एक चरम दृष्टिकोण होगा। दूसरा एक चरम दृष्टिकोण हो सकता है कि जो आर्थिक विकास है इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो चाहे पर्यावरण को जितना भी नुकसान हो, हम इस आर्थिक विकास को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन देखिए बीच का रास्ता क्या होगा, जो बीच का रास्ता व्यक्ति निकाल रहा होगा वो कहेगा कि विकास को इस तरह से करिए कि जो हमारा पर्यावरण है इसको कम से कम नुकसान पहुंचे। जैसे कि आप सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, और इस सभी से क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है उसको कम से कम नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही ये व्यक्ति देखिए इसका दृष्टिकोण, इसका एटीट्यूड क्या होगा कि जो आर्थिक विकास है इससे पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है उसमें लॉन्ग टर्म में कमी आती है। जैसे कि एक देश में मान लीजिए जो सिलेंडर है उसकी जगह चूल्हे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब देश विकास करता है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे लोग जो गैस सिलेंडर है इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके साथ ही जो ऊर्जा का स्रोत है, मान लीजिए पहले कोल था, लेकिन जब देश आर्थिक विकास कर लेता है, कैपेबल हो जाता है, तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग होने लगता है। और इस तरह से जो आर्थिक विकास है उससे जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है उसे कम करने में हेल्प मिलती है। अब देखिए वैसे तो आज के लेक्चर में मैं आपसे कई सारी और भी चीजें डिस्कस करने जा रहा था, पर कुछ कारणों से इसको मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा हूं। आगे की जो चीजें हैं उसको, एटीट्यूड के बारे में, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।